दोस्तों, कैसा हो जब आप कार से उतरकर बाथरूम करने के लिए जाओ और आपको नोटों से खचाखच भरे हुए 10 बैग मिल जाए जिनमें 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए हों। जी हाँ, आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब बिल्लू और उसके 2 दोस्तों को नोटों से भरे हुए बैग मिले। अब ये ठहरे एकदम साधारण लोग जिनको दुनियादारी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं। अब जब माफिया के लोग अपने पैसे वापस लेने आएंगे तो ये लोग क्या करेंगे, देखकर आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए एकदम टपोरी स्टाइल में कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एफए भाई की मदर की डेथ हो जाती है, इसलिए वो अपने रिश्तेदारों के साथ उनका फ्यूनरल करने के लिए जाते हैं। इस समय वो बहुत ही दुखी थे। तभी उनको अपने एक और भाई की याद आ जाती है जो कि पहले ही इस दुनिया से रवाना हो चुका है, इसलिए वो रोने लगते हैं। फिर सब लोग यहाँ से घर पर जाते हैं और शोक मनाने लगते हैं। फिर जब एफए भाई घर के बाहर जाकर लकड़ियां काटने लगते हैं तो उनके पास उनका छोटा भाई आता है और कहता है, भाईजान, मुझे पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे सिर पर थोड़ा कर्ज भी है और मेरी वाइफ को भी किसी हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिल रही, आप पैसों का कुछ करिए। लेकिन एफए भाई कहते हैं कि मैं खुद पैसों के लिए परेशान हूँ, तुम्हें कहाँ से दूं, कहो तो घर बेच दूं। लेकिन उनका छोटा भाई सलीम कहता है कि मैं घर बेचने के लिए नहीं कह रहा, आप अपना ट्रक बेच दीजिए। ये बात सुनकर एफए भाई को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, ट्रक बेच दूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा, वही तो मेरी रोजी रोटी है। हम अभी अभी अम्मी को दफना कर आए हैं और तुम अभी से ही बंटवारे की बात कर रहे हो। फिर वो अंदर जाते जाते अपने भाई को कहते हैं कि तुम मुझे ईद तक की मोहलत दो, मैं घर बेचकर तुम्हें पैसे दे दूंगा। ये सारी बात बताने का मकसद सिर्फ यही था कि कुल मिलाकर दोनों भाई पैसों की तंगी के कारण परेशान हैं। ये है अजगर जो कि अपने बॉस के कहने पर अपने बॉस के भाई का काला पैसा लूटने के लिए आया है, लेकिन ये गलती से गलत बंदों को मार डालता है। तभी उसको सही वाले बंदे वहां से जाते हुए दिख जाते हैं जिनके पास $12 मिलियन थे। फिर ये उनका पीछा करने लगता है, लेकिन रास्ते में कोहरा बहुत था। तभी अचानक से एक उल्लू आकर उनकी कार के साथ टकरा जाता है और उनकी कार अनबैलेंस होकर सड़क से नीचे उतर जाती है और एक पेड़ से जा टकराती है। अजगर को पता ही नहीं चलता कि जिसका वो पीछा कर रहा है उनका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वो आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ एफए भाई अपने बचपन के जिगरी दोस्त बिल्लू नशेड़ी से मिलने के लिए जाते हैं और उसको अपने भाई की पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि मैं जल्दी ही अपना घर बेचकर इस्तांबुल चला जाऊंगा। इस समय इन दोनों के साथ एक और आदमी भी मौजूद है और ये भी इन दोनों के बचपन का दोस्त है। ये इंसान मंदबुद्धि है और इसका नाम मुफेत है, जिसको सिर्फ इतना ही पता है कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं और जो ये लोग बोलेंगे वही मेरे लिए सही है, इसलिए मुफेत इनके लिए अपनी जान भी दे सकता है। फिर अगले दिन सुबह एफए भाई और बिल्लू नशेड़ी सलीम और उसकी वाइफ बेगम दोनों को बस स्टैंड छोड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि अब वो वापस इस्तांबुल में अपने घर पर जा रहे थे। तभी रास्ते में बिल्लू को जोर से बाथरूम का प्रेशर हो जाता है, इसलिए वो गाड़ी रुकवाकर थोड़ा आगे हल्का होने के लिए जाता है। तभी उसकी नजर उसी कार पर पड़ती है जिसका रात को एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो चिल्लाता हुआ एफए भाई के पास जाता है और उनको भी एक्सीडेंट के बारे में बताता है। फिर वो दोनों उस कार के पास जाकर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि एक्सीडेंट के कारण 2 आदमियों की जान चली गई। लाशों को देखकर बिल्लू का जी घबरा जाता है, इसलिए वो उल्टी करने लगता है। इतने में सलीम और उसकी वाइफ भी वहां पर आ जाती है। फिर बिल्लू सलीम को अपने पुलिस वाले दोस्त तुर्गत के पास फोन करने के लिए कहता है ताकि एक्सीडेंट के बारे में खबर दे सके। लेकिन तभी बिल्लू को कार में से एक नोटों से भरा हुआ बैग मिलता है। उन पैसों को देखकर वो लालची हो जाता है और सलीम को कहता है जल्दी से फोन काट, और सलीम फोन काट देता है। फिर बिल्लू उन पैसों को देखकर गाना गाने लगता है, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। फिर जब वो कार की डिग्गी खोलकर देखता है तो उसमें से उसको 7-8 बैग और मिलते हैं जो खचाखच नोटों से भरे हुए थे। फिर सलीम कहता है, भाईजान, हमें किसी पंगे में नहीं पड़ना, हम पुलिस को फोन करके इसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। लेकिन उसका भाई और दोस्त उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। सलीम अपने भाई को बहुत समझाता है कि ज्यादा है तो 2-4 बंडल निकालो और बाकी पैसे वहीं पर छोड़ दो, वरना हम बुरे फंसेंगे। लेकिन उसका भाई कहता है, तुम अपनी बीवी को लेकर जाओ, इन नोटों को मैं खुद संभाल लूंगा। अब बिल्लू भी ऊपर वाले से दुआ करता है, हे अल्लाह, ये कोहरा यूं ही बरकरार रखना और अंधेरे की चादर यूं ही फैला कर रखना। इसके बाद मैं पूरी
जिंदगी आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। फिर वो कार का डैशबोर्ड चेक करता है तो वहाँ उसको एक गन मिलती है जिसको वो अपने पास ही रख लेता है और वहाँ से वापस आ जाता है। लेकिन तभी उनको वहाँ पर अपने मंदबुद्धि दोस्त की माँ मिल जाती है और वो कहती है कि मुझे मेरे घर पर छोड़ दो। फिर वो सब उनको घर पर छोड़ने के लिए चले जाते हैं। फिर जब वो चारों वहाँ से जाने लगते हैं तो सलीम कहता है भाईजान आप हमें घर छोड़ दीजिए, आज लेट हो गए, हम कल जाएंगे। इस बात पर उसकी वाइफ भी कुछ नहीं बोलती। फिर सलीम को घर छोड़ने के बाद वो दोनों बिल्लू के अड्डे पर जाते हैं और वहाँ टेबल पर नोटों से भरा हुआ एक बैग खाली कर देते हैं। फिर बिल्लू भाईजान से कहता है भाई हम ठीक तो कर रहे हैं ना, हमने कोई लफड़ा तो मोल नहीं ले लिया। लेकिन भाईजान कहते हैं मुझे भी नहीं पता, अब या तो हम करोड़पति बनकर मर जाएंगे या फिर कर्ज के तले दबकर मर जाएं, मुझे दोनों ही चलेगा, तू अपने बारे में सोच। फिर बिल्लू कहता है काय को गरीब मरेगा, चल जश्न मनाते हैं। अब ये लोग $100 का नोट जलाकर अपनी सिगरेट सुलगाते हैं और सारे नोटों की गिनती करने लगते हैं। बिल्लू तो सिंगल नोट भी गिन डालता है और बहुत ज्यादा थक जाता है। फिर वो भाईजान को कहता है कि मैं अभी ठंडी हवा खाकर आता हूँ, तब तक आप गिनती पूरी कीजिए। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर पड़ोसियों का एक लड़का आ जाता है और जब वो अंदर घुसने लगता है तो भाईजान उसको बाहर ही रोक देते हैं। वो लड़का कहता है कि बिल्लू ने बियर की बोतलें मंगवाई है। फिर भाईजान उससे बोतल लेकर उसको बाहर से ही भगा देते हैं। तभी थोड़ी देर बाद जब बिल्लू वापिस आता है तो भाईजान उसको डांटते हैं क्योंकि ये जानते हुए भी कि यहाँ पर बहुत सारा पैसा पड़ा है, उसने पड़ोसी के लड़के को यहाँ पर भेज दिया था। लेकिन इतने में दरवाजा फिर से नॉक होने लगता है और बिल्लू जल्दी से अपनी गन निकाल लेता है। भाईजान कहते हैं साले ये कहां से उठा लाया, छुपा इसको। फिर जब वो दरवाजा खोलते हैं तो बाहर उनका छोटा भाई और उसकी वाइफ आई थी। सलीम की वाइफ बेगम कहती है हमें आपसे कोई जरूरी बात करनी है। दूसरी तरफ अजगर के पास उसके बॉस का मैसेज आता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं तुम्हें कार की लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी वहाँ पर पहुँचो। दूसरी तरफ सलीम अपने भाई से पूछता है कि आपने इन पैसों के बारे में क्या सोचा, इतने सारे पैसे कहाँ पर रखोगे और एक्सचेंज कहाँ से करवाओगे। फिर बेगम कहती है भाईजान ये कितने रुपए होंगे। बिल्लू कहता है पूरे 12 मिलियन। फिर वो सलीम को नोटों की 2 गुट्टी देता है और कहता है अपने और अपनी वाइफ के लिए 2 कार खरीद लेना ताकि दोनों में झगड़ा ना हो, भाई के दोस्त की तरफ से गिफ्ट समझो। फिर भाईजान पूछते हैं तुम दोनों ये बताओ कि यहाँ पर क्यों आए हो। फिर सलीम हिचकिचाते हुए कहता है मेरी बेगम बताएगी। बेगम कहती है कि आप ये मत सोचिए कि इन पैसों के 4 हिस्से करने पड़ेंगे, मेरा और सलीम का एक ही हिस्सा बहुत है ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि हम नाजायज ही डिमांड कर रहे हैं। फिर भाईजान कहता है तुम्हें हिस्सा क्यों मिलेगा, पूरा रिस्क तो हमने उठाया है इसलिए पैसा भी हमारा ही होगा, तुम्हें मैं अपने वाले में से दे दूंगा जो देना होगा। बिल्लू को इस फैमिली मैटर में फंसना ही नहीं था, इसलिए वो फ्रिज में से बियर निकालता है और चिल मारता है। तभी सलीम कहता है कि ये पैसा जिनका भी है वो लोग इनको ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएंगे, इसलिए क्यों ना हम इन पैसों को लेकर इस्तांबुल चले जाएं। ये बात सुनकर बिल्लू कहता है क्या धांसू आइडिया आया है, खोपड़ी तो तेरी एकदम तेज है, बीवी का गुलाम। फिर भाईजान कहते हैं सालों से तू यहाँ पर देखने तक नहीं आया और आज तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही है। फिर बेगम कहती है भाईजान आप मेरा आइडिया तो सुन लीजिए जिससे ये पैसे हमेशा के लिए हमारे हो जाएंगे। हम उन दोनों डेड बॉडीज में से एक डेड बॉडी को कहीं दफना देंगे ताकि सभी को ये लगे कि एक साथ ही दूसरे को मारकर सारा पैसा लेकर भाग गया। फिर जिसका ये पैसा है वो सब उसी बंदे को ढूंढते फिरेंगे, हमारे पास कोई नहीं आएगा। फिर बिल्लू कहता है क्या धांसू प्लान है बाप। फिर वो तीनों ही अपने प्लान को अंजाम देने के लिए एक्सीडेंट वाली कार के पास पहुंच जाते हैं और बेगम को घर पर छोड़ देते हैं। लेकिन तभी वहां पर पुलिस का सायरन सुनाई देता है और एक पुलिस वाला दरवाजा खटखटाता है। दूसरी तरफ वो तीनों अपनी कार को पार्क करके पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी नजर अजगर पर पड़ती है जो कार की छानबीन कर रहा था और अजगर भी इन तीनों को देख लेता है। फिर बिल्लू कहता है जल्दी से निकलो, अपनी तो लग गई। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं जब एफए भाई बिल्लू और सलीम वहां से भागने लगते हैं तो अजगर उनका पीछा करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि अब ये अजगर इन तीनों को पकड़कर ही रहेगा, लेकिन तभी सलीम कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कोहरे की वजह से उसने हमारा चेहरा नहीं देखा होगा। लेकिन बिल्लू कहता है खुद की जान लेने की क्या निंजा टेक्निक बताई है तुम्हारी वाइफ ने। तभी सलीम के पास उसकी वाइफ का फोन आता है और वो बताती है कि यहाँ पर एक पुलिस वाला आया है। फिर बिल्लू कहता है लाओ मेरी बात कराओ, जरूर तुरगत आया होगा।
फिर वो उसको कहता है, क्यों बे, तू फिर से तंग करने के लिए आ गया? थोड़ी देर रुक, हम आ रहे हैं। फिर भाईजान अपनी कार घर से थोड़ी दूर पार्क करते हैं ताकि पीछा कर रहे आदमी को उनके घर का पता ना चले। फिर जब वो तीनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर तुर्गत पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। फिर भाईजान अपने भाई को कहता है, तुम घर पर रुको, मैं इनके साथ जा रहा हूँ, क्योंकि आज ये दोनों गैराज में ही सोने वाले हैं और सारा पैसा वहीं पर पड़ा है। फिर रास्ते में बिल्लू पुलिस वाले से पूछता है, क्यों बे टकले, आज फिर बीवी से लड़के आया है? तुर्गत कहता है, मैंने अपनी बीवी के बहुत सारे पैसे जुए में उड़ा दिए, इसलिए उसको मनाने में थोड़ा समय लगेगा। तभी अचानक से उनके सामने अजगर की कार आ जाती है और फिर तुर्गत उतर के उसके पास जाता है और पूछता है, क्या बीमारी है साले, इतनी तेज क्यों चला रहा है? अजगर कहता है, दिन भर से गाड़ी चला रहा था, इसलिए थका हुआ हूँ, घर पर बेटी इंतजार कर रही है। अब बिल्लू और भाईजान उसको पहचान जाते हैं कि ये वही आदमी है जो उनका पीछा कर रहा था। फिर बिल्लू बाहर जाता है और तुर्गत को कहता है, इसके पेपर चेक करो। तुर्गत कहता है, सुबह से पेपर्स चेक कर करके थक गया हूँ, जाने दो इसको, और तुम लंबे बाल, गाड़ी धीरे चलाना। दूसरी तरफ वो माफिया जिसके वो सारे पैसे थे अपने आदमियों की गाड़ी के पास पहुंचता है, लेकिन जब उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता तो वो अपने आदमियों को कहकर गाड़ी को जलवा देता है। अगले दिन सुबह भाईजान जल्दी उठ जाते हैं और नोटों से भरा हुआ एक बैग लाकर तुर्गत को भी उठा देते हैं और कहते हैं, जल्दी उठ, तुझे काम पर जाना है और रास्ते में मुझे भी घर पर ड्रॉप करते जाना। फिर वो पुलिस वाले को बाहर भेजकर बिल्लू को कहते हैं, एक बैग लेकर जा रहा हूँ, ये सलीम को देकर यहाँ से रवाना कर दूंगा, तब तक तुम पैसा कहीं और छुपा दो, यहाँ रिस्क है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। फिर बिल्लू तुर्गत को कहता है, अबे ओए गंजे, अगर आज भी तेरी बीवी घर पर ना घुसने दे तो रात को यहाँ पर मत आना। फिर घर जाने के बाद भाईजान अपने छोटे भाई को कहते हैं, तुम ये पैसे लेकर आज ही यहाँ से निकल जाओ और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो हम लोग भी यूनान चले जाएंगे। मैंने उस आदमी को करीब से देखा है, अभी उसको हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता, इसका मतलब हम उससे एक कदम आगे चल रहे हैं, बस हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। फिर सलीम की वाइफ कहती है, भाईजान आप चाहते हैं कि हम 1 मिलियन लेकर यहाँ से चले जाएं? सोचो अगर उन लोगों ने पीछे से आपको पकड़ लिया तो वो लोग हम तक भी पहुँच जाएंगे और हमें आने वाले खतरे का अंदाजा भी नहीं होगा, इसलिए हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। फिर भाईजान कहते हैं, एक काम करो, तुम बिना पैसे लिए ही चले जाओ, इससे तुम खतरे से दूर रहोगे। अगर कल को सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुम तक तुम्हारा पैसा पहुंचा दूंगा। लेकिन ये लालची औरत अपनी बात पलटते हुए कहती है कि हम किसी और देश में क्यों नहीं चलते जहां हम एक साथ रह सके। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो उन पैसों में से अपना हिस्सा लिए बिना कहीं भी नहीं जाने वाली, इसलिए वो भाईजान से चिकनी चुपड़ी बातें करने लगती है, लेकिन भाईजान उसकी बातों को अच्छे से समझ रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं बिल्लू चाय पीने के लिए एक होटल में जाता है जहां अजगर पहले से ही बैठा चाय पी रहा था। फिर वो बिल्लू को देखकर कहता है, कैसे हो चीफ, क्योंकि अब तक वो बिल्लू को पुलिस वाला ही समझ रहा था, लेकिन आसपास के लोग उसको बता देते हैं कि ये कोई चीफ नहीं है, नशेड़ी है साला। फिर बिल्लू कहता है, अगर चाय पी ली तो अपना बिल दे और खिसक ले यहाँ से, सुबह सुबह टाइम खोटी मत कर। फिर जब अजगर वहां से जाने लगता है तो वहां पर माफिया का सौतेला भाई आ जाता है और कहता है, आप सब लोग हमें तो जानते ही होंगे, हमारी वजह से कितने भूखे लोगों को रोटी मिलती है। अब हम पर एक छोटी सी मुसीबत आ गई है, किसी ने कल रात हमारी कार जला दी। अब या तो ये काम हमारे किसी गद्दार का हो सकता है या फिर किसी दुश्मन का। ये हमारे दुश्मनों की फोटो है, क्या आप में से किसी ने इन लोगों को देखा? दरअसल ये वही आदमी थे जिनका अजगर ने अनजाने में मर्डर कर दिया था। इतने में वहां पर भाईजान भी आ जाते हैं। फिर बिल्लू उनकी तरफ इशारा करता है कि अजगर को ही फंसा देते हैं। फिर भाईजान कहते हैं कि हमने हमारे इस छोटे से शहर में इस लंबे वाले आदमी को कभी भी नहीं देखा, क्या ये आपके साथ है? बिल्लू कहता है, कल रात भी ये आदमी शहर में यहाँ वहाँ घूम रहा था, साले कहीं तू तो गद्दार नहीं जिनकी ये लोग तलाश कर रहे हैं। ये बात सुनकर अजगर कहता है, देख बच्चे, क्या तेरी माँ ने सिखाया नहीं बड़ों से कैसे बात की जाती है? अब इस बात पर बिल्लू उसको पीटने लगता है। फिर आसपास के लोग उनकी लड़ाई छुड़वाते हैं और बिल्लू को बाहर भेज देते हैं। फिर रास्ते में बिल्लू एफए भाई को कहता है, आज तो मजा ही आ गया बाप, 37 साल की उम्र में आज मैंने पहली बार किसी पर हाथ साफ किया है, मान गया भाई मैं खुद को, बहुत दम है मुझ में, क्या ही गजब का आदमी हूँ मैं। भाई अब एक बात तो पता चल गई कि वो पैसा उस लंबे बालों वाले का नहीं था, अब वो हमारा घंटा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन भाई वो पैसा स्पेक्ची का था, अपनी तो लग गई। फिर भाईजान कहते हैं, कहीं उन पैसों में कोई चिप तो नहीं है, चलकर देखना पड़ेगा। फिर वो दोनों सीधा अड्डे पर जाते हैं और पैसे चेक करने लगते हैं।
बिल्लू कहता है भाई अपनी किस्मत इतनी चिरकुट क्यों है, इतना पैसा होने के बावजूद भी हम इनको खर्च नहीं कर सकते। फिर बिल्लू पूछता है भाई कहीं माफिया के लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि वो फोटो वाले दोनों आदमी सारा पैसा लेकर भाग गए। भाईजान उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देते और कहते हैं मुझे दूसरी गाड़ी चाहिए। तभी बिल्लू उनको बाहर लेकर जाता है और वहां पर खड़ा अपना पुराना पिकअप ट्रक चालू करके देता है जो काफी समय से बंद पड़ा था। फिर अंदर जाकर वो सबसे पहले रंगीन फिल्में देखता है और फिर सीधा अपनी बहन के पास पहुंच जाता है। वो अपनी बहन को $100 देते हुए कहता है कि ये पैसे मैंने मुश्किल समय के लिए बचा कर रखे थे, अब जल्दी से मेरे फोन का रिचार्ज करवा दे और थोड़े बहुत खुले पैसे भी दे दे, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और बाकी पैसे तू रख ले। फिर अपनी बहन से थोड़े से रुपए लेकर वो वहां से चला जाता है। तभी बाहर जाकर उसको अपना मंदबुद्धि दोस्त मुफेत मिलता है। फिर बिल्लू उसको कहता है तू टेंशन मत ले, एक दिन तेरा ये दोस्त तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर देगा। ये बात सुनकर वो खुश हो जाता है। फिर रात को बिल्लू अपनी ठरक मिटाने के लिए एक कोठे पर जाता है और एक लेडी को महंगी वाली विस्की लाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ भाईजान के घर पर बिल्लू की बहन जैनब आई हुई थी। वो भाईजान को बताती है कि मेरा पति मुझ पर हाथ उठाता है, इसलिए मैं उसको छोड़कर आ गई। फिर भाईजान उसको कहते हैं कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा दिल करे तुम यहाँ पर रह सकती हो, बिल्लू भी आता ही होगा। फिर बिल्लू की बहन बता देती है कि आज वो मेरे पास $100 लेकर आया था और बदले में छुट्टे पैसे लेकर गया है। ये बात सुनकर भाईजान टेंशन में आ जाते हैं और कहते हैं मैं उसको देखने जा रहा हूँ। जैनब कहती है क्यों, क्या हुआ, सिर्फ $100 ही तो थे, ऐसी क्या बात हो गई। लेकिन भाईजान बिल्लू को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और साथ में सलीम भी। भाईजान सलीम को कहते हैं तू यहीं पर रुक, मैं अभी देख कर आता हूँ, लेकिन वो नहीं मानता। फिर वो दोनों बिल्लू को देखने के लिए उसके गैराज पर जाते हैं। दूसरी तरफ जब बिल्लू अपनी ठरक मिटाकर वापस जाने लगता है तो बाहर उसको अजगर मिल जाता है जो कि उसका ही इंतजार कर रहा था। अजगर को देखकर बिल्लू के रंग उड़ जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं अजगर एक दारू की बोतल लेकर बिल्लू को कहता है चल पेमेंट कर। फिर बिल्लू उसकी पेमेंट कड़कता हुआ $100 का नोट देकर करता है और अजगर समझ जाता है कि यही तो है वो जिसने पूरा माल उड़ाया है। फिर वो बिल्लू को लेकर कोठे से बाहर आ जाता है और पूछता है चोरी का पैसा उड़ाने में मजा तो खूब आया होगा ना। बिल्लू कहता है कौन सा पैसा भाई। फिर अजगर उसके पेट में एक घूसा देता है और कहता है घर चल तुझे सब याद दिलाता हूँ। दूसरी तरफ एफे भाई और सलीम गैराज में बिल्लू को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर उनको कोई भी नहीं मिलता। फिर भाईजान स्टोर रूम में जाकर बैग गिनते हैं और सलीम को कहते हैं बैग लेकर चलो यहाँ से। फिर वो सभी बैग अपने ट्रक में लोड करने लगते हैं। इतने में अजगर भी बिल्लू को लेकर उसके खोपचे पर पहुंच जाता है। तभी एफे भाई को बिल्लू की आवाज आ जाती है, इसलिए वो लाइट ऑफ कर देते हैं। तभी अजगर बिल्लू के कान के नीचे एक बजाता है और पूछता है पैसे कहाँ है। बिल्लू कहता है पैसों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता भाई। इस समय एफे भाई छुप कर उन दोनों को देख रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त को बचाने के लिए नहीं जाते और सारा माल लेकर पीछे के रास्ते से खिसक लेते हैं। सलीम कहता है भाई बिल्लू की गाड़ी तो यहीं पर खड़ी है, फिर वो कहां पर है। भाईजान कहते हैं साला दारू पीकर टुन पड़ा है, हद हो गई। दूसरी तरफ अजगर बिल्लू को कुर्सी के साथ बांध देता है और फिर गैराज की तलाशी लेने लगता है, लेकिन उसको कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता। फिर वो दोबारा से बिल्लू के पास जाता है और एक पैग मारकर उसके सामने ही माल फूकने लगता है। माल देखकर अपने नशेड़ी की आंखें और बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अपना बिल्लू नशेड़ी माल का शौकीन है। फिर माल फूकने के बाद अजगर बिल्लू को टॉर्चर करता है और कहता है पहले तो मुझे सॉरी बोल और फिर मुझे ये बता कि माफिया का पैसा कहाँ है, वरना मैं तेरे इस छोटे उस्ताद को उड़ा दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तू जानता है मैं माफिया का पैसा क्यों चुराना चाहता था, क्योंकि मैं उसके लिए पूरे 8 साल जेल में रहा और उसने बदले में मेरा एहसान भी नहीं माना। तभी वहाँ पर पड़ोसी का बेटा आ जाता है और कहता है बिल्लू भाई दरवाजा खोलो, काफी दिन से हमने गप्पे नहीं लड़ाई। फिर अजगर बिल्लू को कहता है भगा इस नमूने को। फिर बिल्लू आवाज लगाकर कहता है चल भाग यहाँ से, मैं थोड़ा बिजी हूँ, फिर कभी बैठेंगे। दूसरी तरफ भाईजान घर पर जाते हैं और अपनी अलमारी में से गन निकाल लेते हैं। फिर वो एक नोटों से भरा हुआ बैग अपनी अलमारी में रखते हैं और अपने भाई को कहते हैं कल सुबह सुबह मेरी अलमारी में से ये बैग लेकर यहाँ से चले जाना, तुम यहाँ पर रहकर मेरे लिए मुश्किलें मत बढ़ाओ। लेकिन सलीम कहता है मैं भी आपके साथ पैसे ठिकाने लगाने के लिए चलूंगा। जब एफे भाई उसको डांट कर कहते हैं कि तू इस झंझट में मत फंस, तो सलीम भी रूठ कर चला जाता है। दरअसल सलीम को उसकी वाइफ ही भड़काया करती थी, क्योंकि उसको ये डर था कि हमें 1 मिलियन देकर बाकी का
का पैसा एफए भाई ना हड़प लें। लेकिन जब भाईजान घर से बाहर जाते हैं तो देखते हैं सलीम पहले से ही उनके साथ जाने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन तभी वहाँ पर जैनब का हस्बैंड आ जाता है, यानी कि बिल्लू का जीजा, और गाली गलौज करने लगता है। फिर एफए भाई उसकी नाक तोड़ देते हैं और मौका देकर अकेले ही वहाँ से खिसक लेते हैं। दूसरी तरफ अजगर के पास उसके बॉस का मैसेज आता है कि एड्रेस भेज, मैं भी वहाँ पर आ रहा हूँ। फिर अजगर उसके पास एड्रेस सेंड कर देता है। फिर वो बिल्लू से पासवर्ड पूछकर उसका फोन अनलॉक करता है। फोन ऑन करते ही उसके मोबाइल पर तुर्गत के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। तुर्गत यानी वही पुलिस वाला जो बिल्लू का दोस्त है। फिर अजगर पूछता है ये साला तुर्गत कौन है? बिल्लू कहता है वही पुलिस वाला जो उस रात मेरे साथ था। फिर अजगर उसकी नाक खींचते हुए कहता है इसका मतलब पुलिस भी तुम लोगों के साथ मिली हुई है। तभी अजगर के पास उसकी बेटी का फोन आता है और वो कहती है मैं भी आपके पास आ रही हूँ। लेकिन अजगर उसको मना करने लगता है, लेकिन वो अपने पापा की बात सुने बिना ही फोन काट देती है और स्विच ऑफ कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं माफिया का भाई अपने सौतेले भाई निहात से पूछता है कि ये काम किसका हो सकता है। निहात कहता है कि मुझे ये काम किसी बाहरी दुश्मन का लगता है, क्योंकि अपने आदमियों में इतना दम नहीं है। इस समय बाहर एक पुलिस वाला लोगों से पूछताछ कर रहा था कि क्या आपने कल रात 2 कारों को एक दूसरे का पीछा करते हुए देखा, लेकिन उनको किसी ने भी नहीं देखा था। फिर वो डिटेक्टिव माफिया के भाइयों के पास जाता है और पूछता है आप लोगों को पहले कभी यहाँ नहीं देखा, कौन हो आप और यहाँ पर क्या कर रहे हो? निहात कहता है निकाह के लिए लड़की देखने आए हैं, क्यों आ नहीं सकते यहाँ पर? अगले सीन में हम देखते हैं भाईजान सारा पैसा लेकर अपने पुराने बंद पड़े घर में जाते हैं और उनको वहाँ पर जाते हुए उनका मंद बुद्धि दोस्त मुफेत देख लेता है। फिर उस घर में जाकर भाईजान को अपने बचपन की यादें सताने लगती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ यहीं पर रहा करते थे। फिर जब वो बेड के नीचे पैसा छुपाने लगते हैं तो वहाँ पर मुफेत भी आ जाता है और पूछता है कि इस बैग में क्या है। दूसरी तरफ बिल्लू का जीजा अपनी वाइफ को लेकर वापिस अपने घर चला जाता है और उससे माफी मांगता है कि आइंदा मैं तुम पर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा। दूसरी तरफ पैसा छुपाने के बाद भाईजान बाहर आ जाते हैं और मुफेत को कहते हैं कि इस बारे में तू किसी को कुछ भी नहीं कहेगा और ना ही किसी को पता लगने देगा, समझ गया? वरना तेरा मेरा झगड़ा हो जाएगा। मुफेत कहता है झगड़ा नहीं, मुंह बंद। अब अजगर भी बिल्लू को टॉर्चर करने का नया तरीका ढूंढ निकालता है और पूछता है बोल बे नशेड़ी, विस्की पिएगा या पानी? बिल्लू कहता है भाई विस्की मिल जाती तो मजा आ जाता, लेकिन अजगर उसको पानी पिला देता है और फिर प्लायर लेकर उसका दांत उखाड़ने लगता है। फिर बिल्लू इतना डर जाता है कि वो बता देता है कि माल पीछे स्टोर में पड़ा है, लेकिन मेरे साथ कोई दोस्त नहीं था, मैं अकेला ही था। फिर बिल्लू अजगर को स्टोर में लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर माल पड़ा ही नहीं था, इसलिए अजगर उसको पीटने लगता है। फिर जब वो बिल्लू को वापस गैराज में लेकर आता है तो बिल्लू सीरियस होकर कहता है भाई कुछ भी हो, मुझे एक गिलास विस्की तो चाहिए ही चाहिए। अब ये बात सुनकर अजगर कहता है मेरा दिल तो करता है तेरे कान के नीचे एक चमाट लगाऊं, बता दे साले पैसा कहाँ है, अब तो मेरा सर भी दुखने लगा है। फिर बिल्लू कहता है भाई तू मुझे एक सिगरेट और एक गिलास विस्की दे दे, इस समय मुझको एनर्जी की जरूरत है, फिर देखना मैं कैसे पैसा ढूंढ निकालता हूँ। अब अजगर परेशान होकर उसको एक गिलास विस्की पिला देता है। अब दोस्तों आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि मैंने इस बंदे का नाम बिल्लू नशेड़ी क्यों रखा है, क्योंकि यही तो है एकदम असली नशेड़ी, 24 कैरेट प्योर। तभी अजगर को बाहर से किसी की आवाज आती है और जब वो देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसको कोई भी नहीं मिलता। फिर जब वो अंदर आता है तो भाईजान उसके ऊपर हमला कर देते हैं। बिल्लू कहता है भाईजान खोपड़ी खोल दो साले की, लेकिन फिर उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। अजगर भाईजान पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी भाईजान अपनी पॉकेट से चाकू निकालते हैं और अजगर पर हमला कर देते हैं और उसको बेहोश कर देते हैं। लेकिन इतने में अजगर का बॉस निहात भी वहाँ पर पहुँच जाता है, यानी कि ये खुद ही गद्दार था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 4th एपिसोड में हम देखते हैं एफए भाई अजगर को कुर्सी पर बांध रहे थे, लेकिन तभी बाहर से अजगर का बॉस निहात आ जाता है और वो जैसे ही अंदर आता है माहौल गर्मा जाता है, क्योंकि एफए भाई निहात पर और निहात एफए भाई पर बंदूक तान देते हैं। लेकिन तभी वहां पर बिल्लू आ जाता है और निहात पर फायरिंग शुरू कर देता है। अब दोनों तरफ से ही गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें एफए भाई और अजगर दोनों ही घायल हो जाते हैं। फिर जब मामला शांत होता है तो बिल्लू एफए भाई के हाथ पर पट्टी बांधता है, क्योंकि एक गोली उनको छू कर निकल गई थी, और निहात भी अजगर के हाथ पर पट्टी बांधता है, क्योंकि एक गोली उसको भी छू कर निकल गई थी। फिर निहात शांति से काम लेता है और कहता है सुनो दोस्तों, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पैसा स्पेक्ची का है,
अगर वापस नहीं लौटाया तो वो हमें मार डालेगा। एफए भाई कहते हैं सिर्फ मैं ही जानता हूँ पैसा इस समय कहाँ है। अगर मुझे कुछ हो गया तो किसी को एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तभी निहात के पास स्पेक्ची का फोन आता है और वो निहात को अपने पास बुलाता है। फिर जाने से पहले निहात वार्निंग देकर जाता है कि वो सारा पैसा लाकर मेरे आदमी अजगर को दे दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। फिर बिल्लू अजगर को कहता है, देख भाई लंबे बाल, पैसों के लिए हम अपनी जान पर खेल गए, इसलिए 5-10 लाख से अपना कुछ नहीं होएगा। पूरा एक खोखा चाहिए, एक खोखा, समझा ना। ये बात सुनकर अजगर हंसने लगता है और कहता है, चाय उधार में पीते हो और चाहिए 8 मिलियन। अब ये बात सुनते ही बिल्लू और भाईजान एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उनके पास 12 मिलियन थे और अजगर 8 मिलियन की बात कर रहा था। इसका मतलब अजगर को खुद नहीं पता कि वहां कितने रुपए थे। फिर रात को वो सब लोग उधर ही सो जाते हैं और सुबह उठते ही भाईजान अपने हाथ पर पट्टी बांधते हैं। फिर वो उन दोनों को सोता हुआ छोड़कर सीधा मेडिकल स्टोर पहुंच जाते हैं और अपने लिए कुछ दवाइयां लेते हैं। फिर वो अपनी कार में बैठकर अपने हाथ की मरहम पट्टी करते हैं। लेकिन तभी सलीम का फोन आता है, लेकिन फोन पर भाईजान अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। फोन काटने के बाद सलीम अपनी वाइफ को बताता है कि भाईजान अजीब अजीब बातें कर रहे थे, जरूर वो इस समय कुछ छुपा रहे हैं। तभी भाईजान अपने पुराने घर जाते हैं और उन 12 मिलियन में से 4 मिलियन निकालकर साइड पर रख देते हैं। अब कहानी पास्ट में जाती है। एक दिन एफए भाई की तबीयत खराब थी, लेकिन आज उनको माल की भी डिलीवरी करने के लिए जाना था, इसलिए वो अपने एक दोस्त के पास फोन करते हैं और कहते हैं, भाई मेरी तबीयत खराब है, प्लीज आज मेरी जगह तू डिलीवरी कर दे, मैं तुम्हें 5,000 एक्स्ट्रा दूंगा। फिर एफए भाई का दोस्त माल की डिलीवरी करने के लिए निकल पड़ता है। जाने से पहले उनकी वाइफ उनको बहुत रोकती है कि आज हमारी बेटी का जन्मदिन है, प्लीज मत जाओ। लेकिन इस काम के लिए अच्छे पैसे मिल रहे थे, इसलिए ये भाई साहब मना ही नहीं कर पाते। तभी एक कार को बचाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी जान चली जाती है। जब ये बात उनकी वाइफ को पता चलती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है और एफए भाई को थप्पड़ भी लगा देती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। एफए भाई अपने दोस्त की वाइफ के पास फोन करते हैं और उनको अकेले में मिलने के लिए बुलाते हैं। फिर वो उनको $1 मिलियन देते हुए कहते हैं कि मेरी वजह से आपके शोहर की जान गई, इसलिए मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। लेकिन भाभी पैसा लेने से इनकार कर देती है। फिर एफए भाई कहते हैं, अगर आप चाहो तो इन पैसों को आग लगा सकते हो, लेकिन फिलहाल ये पैसे आप ले लो, ताकि मुझे जिंदगी भर ऐसा महसूस ना हो कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मैं वादा करता हूँ इनके बारे में मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। दूसरी तरफ जब सलीम अपनी वाइफ को लेकर जाने लगता है तो वहां पर एक पुलिस वाला आता है और कहता है, एफए भाई को बोल देना पुलिस स्टेशन में बुलाया है, किसी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। फिर सलीम सीधा बिल्लू के गैराज में पहुंच जाता है जहां वो खून की सफाई कर रहा था। फिर सलीम बिल्लू को साइड में लेकर जाता है। तभी अजगर के पास निहात का मैसेज आता है कि उन कमीनों ने मेरे बेटे को भी बुला लिया है, मैं तो मौका देखते ही निकल जाऊंगा, तुम चौकन्ने रहना, हालात बहुत खराब है। तभी उसकी बेटी का फोन आता है और वो कहती है, आप अपनी लोकेशन भेजिए। लेकिन अजगर कहता है, क्यों मेरा दिमाग खाती रहती है, लगता है तू मुझे परेशान करने के लिए ही पैदा हुई है। इतने में वहां पर भाईजान भी आ जाते हैं और पूछते हैं, तू अभी तक गया क्यों नहीं सलीम। लेकिन इतने में वो बेहोश हो जाते हैं। फिर वो लोग अंदर जाने के बाद सबसे पहले अजगर को बांधते हैं और उसका चेहरा भी ढक देते हैं, लेकिन वो ढके हुए मुंह से भी बकबक कर रहा था। अजगर कहता है, या तो तुम लोग तेज आवाज में बात करो या फिर बिल्लो बगियादा की करेगी गाना चला दो, ताकि मुझे तुम्हारी फुसर फुसर सुनाई ना दे। फिर बिल्लू तेज आवाज में गाना चला देता है, जिसके बाद बिल्लू भाईजान से पैसे के बारे में बात करता है, यानी 4 मिलियन के बारे में। लेकिन भाईजान उसको कहते हैं 4 मिलियन नहीं बचे, 2 मिलियन बचे हैं। ये बात सुनकर बिल्लू अपना आपा खो देता है और कहता है, साले भाईजान तू है कौन बे, वो पैसे मुझे मिले थे और तू अपने समझकर उड़ा रहा है साले भाईजान। तभी वहां पर सलीम अपनी डॉक्टर वाइफ को लेकर आ जाता है, क्योंकि इस समय एफए भाई और अजगर दोनों को ही इलाज की जरूरत थी। तभी अजगर कहता है, एफए तू मुझे एक कार दिला दे, मैं आज रात 8 मिलियन लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन भाईजान कहते हैं, तू जाएगा कैसे, सरहद कैसे पार करेगा, और वो भी इतने सारे पैसों के साथ। हर नाके पर पुलिस गाड़ियां चेक कर रही है। फिर अजगर कहता है, तो तू ही बता दे कैसे जाऊं, तू ही सरहद पार करवा दे। तभी बिल्लू बात काटते हुए बोलता है, ओए बाल की दुकान, तू ये बता जौन सा माल तू फूक रहा था उससे दर्द भी कम होता है क्या। फिर अजगर कहता है, ये तो तुझे जन्नत दिखाएगा, जा जल्दी से प्लेट लेकर आ, साली हालत खराब हुई पड़ी है।
फिर वो दोनों ही माल फूकते हैं। फिर माल फूकने के बाद जब वो टेंशन फ्री हो जाता है तो बेगम उसके घाव पर दवाई लगाने लगती है। फिर खुशबू सूंघकर अजगर कहता है, आप तो खातून हैं। तभी बेगम उसके चेहरे से मास्क हटा देती है और कहती है, मुझे किस बात का डर, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। अजगर कहता है, सालो मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसीलिए तुम लोगों ने मेरा चेहरा ढका हुआ था। तभी एफए भाई उस पर बंदूक तान देते हैं और कहते हैं, अगर तू पैसा लेकर यहाँ से जाना चाहता है तो हमें भी उसमें से 1 मिलियन चाहिए। अजगर कहता है, दूंगा, लेकिन उस झंडू को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए क्योंकि मैंने उसको इतना तोड़ा, लेकिन फिर भी वो डटा रहा। बहुत काम का आदमी है वो। फिर जब काम खत्म होने के बाद भाईजान सलीम और उसकी वाइफ को लेकर अपने पुराने घर पर जाते हैं तो माफिया के 2 आदमियों को उन पर शक हो जाता है, इसलिए वो भी उनका पीछा करने लगते हैं। इस समय उन्होंने अजगर को भी अपने पीछे ही छुपाया हुआ था। फिर पुराने घर पर पहुंचकर वो सब लोग गाड़ी से उतर जाते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी सलीम उन दोनों आदमियों को देख लेता है और समझ जाता है कि माफिया के आदमियों को हम पर शक हो गया है। तभी एफए भाई अजगर को 7 मिलियन देते हैं और अपना 1 मिलियन साइड पर रख देते हैं। इतने में सलीम अंदर आता है और बताता है कि माफिया के लोगों को हम पर शक हो गया है, इसलिए वो हम पर नजर रखे हुए हैं। फिर वो सभी लोग उनको उल्लू बनाने के लिए घर में से कबाड़ का सामान निकाल कर कार में रखने लगते हैं, ताकि उन लोगों को ऐसा लगे कि ये लोग तो बस अपना पुराना सामान लेने के लिए आए हैं। फिर वो दोनों पास आकर पूछते हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए? एफए भाई कहते हैं, शुक्रिया, और फिर वो दोनों चले जाते हैं। फिर जब एफए भाई अपनी कार लेकर वहां से निकल जाते हैं तो वो दोनों आदमी फिर से वहां पर आ जाते हैं और घर के अंदर ताका झाकी करने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी दीवार कूदकर घर के अंदर चला जाता है और फिर जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करता है, अपना मुफेत उसके सिर पर फावड़ा मारकर उसको बेहोश कर देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं जब माफिया का एक आदमी काफी देर तक घर से बाहर नहीं आता तो उसका दूसरा साथी उसको देखने के लिए घर के अंदर चला जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि उसका साथी बेहोश पड़ा है। फिर वो चौकन्ना होकर घर की तलाशी लेने लगता है, लेकिन तभी मुफेत उसके ऊपर भी हमला कर देता है और उसको मार डालता है। दूसरी तरफ बिल्लू एक नदी के पास खड़ा होकर अपने साथियों का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ ही देर में एफए भाई भी वहां पर आ जाते हैं और अजगर कार में से नोटों वाले बैग उतारने लगता है। अब बिल्लू और एफए भाई अजगर को नदी पार करवाकर दूसरे देश में छोड़कर आने वाले थे, क्योंकि इसी बात के तो इन्होंने 1 मिलियन लिए थे। फिर सलीम भी अपनी वाइफ को लेकर वहां से चला जाता है। जब वो अपने शहर पहुंचता है तो देखता है कि मुफेत घबराया हुआ इधर उधर भाग रहा है। फिर मुफेत की नजर जैसे ही सलीम पर पड़ती है, वो भागकर सलीम के पास आ जाता है और कहता है, जल्दी से भाईजान को फोन करो। फिर सलीम एफए भाई के पास फोन करके बताता है कि मुफेत ने स्पेक्ची के 2 आदमियों को मार दिया है। फिर भाईजान बिल्लू को कहते हैं, तुम इसको बॉर्डर पार करवाओ, मैं अभी आता हूँ। लेकिन अजगर कहता है, अबे ओ हराम के पिल्ले, तुझे बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए मैंने $1 मिलियन दिए हैं, चुपचाप मेरे साथ चल, मेरा दिमाग मत खराब कर। फिर एफए भाई उसकी बात मान लेते हैं और उसके साथ जाने लगते हैं। तभी नदी क्रॉस करते समय अजगर का पैर डगमगा जाता है और वो पानी में गिर जाता है। अब उसको तो तैरना भी नहीं आता था, इसलिए वो बार बार हेल्प मांगता है। बिल्लू कहता है, भाई मरने दो इसको, अपने को क्या, सर पर से बला टली। लेकिन एफए भाई कहते हैं, नहीं, उसकी एक बेटी भी है, मैं उसको मरने नहीं दे सकता। लेकिन बिल्लू कहता है, भाई तेरे हाथ पर चोट लगी है, तुम बैग पकड़ो, मैं अभी आता हूँ। तुम्हारा ये अच्छाई का कीड़ा एक दिन सबकी जान लेगा। फिर बिल्लू खुद जाता है और अजगर को बचा कर ले आता है। फिर जब वो तीनों किनारे पर जाते हैं तो सीमा की सुरक्षा कर रहे फौजी उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। दूसरी तरफ मुफेत घबराहट में बार बार यही बात दोहरा रहा था कि मैंने 2 आदमियों को मार दिया। फिर वो कार से उतरकर घर के अंदर उन आदमियों को देखने के लिए चला जाता है, लेकिन माफिया का जो आदमी अंदर घायल था वो मुफेत पर गोली चला देता है। लेकिन गोली लगने के बावजूद मुफेत उससे लड़ता है और उसकी जान ले लेता है। तभी कुछ ही देर में वो तीनों भी वापस लौट आते हैं और अपने दोस्त की लाश देखकर रोने लगते हैं। इस समय मुफीद की माँ गलियों में अपने बेटे को ही ढूंढ रही थी, लेकिन ये लोग उनको नहीं बताते कि उनका बेटा मारा गया। फिर थोड़ी देर बाद अजगर भाईजान के पास आता है और हौसला देते हुए कहता है, भाई यही तो जिंदगी है, पैदा होना, खाना पीना, अयाशी करना, एक दूसरे को ठोकना और फिर अलविदा कह जाना। लगता है मैं इमोशन में कुछ ज्यादा ही बोल गया, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। शायद इस जगह के बारे में उनको भी पता चल
गया होगा। अगले सीन में हम देखते हैं स्पेक्ची अपने भाई से पूछता है, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? उसका भाई बताता है, भाई ये अजगर है, ये ट्रांसलेटर बनकर आया था, इसको तो निहात हमारे पास लेकर आया था, तुमने ही इसको जेल में भिजवाया था। दूसरी तरफ निहात अपने बेटे को बाहर बुलाता है और पासपोर्ट देते हुए कहता है, ये सब लोग मुझे ही ढूंढ रहे होंगे, इसलिए हमें यहाँ से निकलना है। फिर वो अपने बेटे को गाड़ी में बिठाता है और वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो अजगर के पास भी वॉइस नोट भेज देता है कि इन लोगों को हमारे बारे में पता चल गया है, मैं तो निकल रहा हूँ, तुम भी अपना ध्यान रखना और जल्दी से पैसे लेकर पहुँच जाना। फिर वो भाईजान को कहता है कि इन दोनों की लाशों को तो किसी सुनसान जगह पर फेंक देंगे, तुम्हारे दोस्त का क्या करना है? सलीम कहता है, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। ये बात सुनकर अजगर कहता है, तुम मुझे एक कार दे दो, फिर मेरे जाने के बाद चाहे अपनी ऐसी तैसी करवाना, मुझे कोई मतलब नहीं। और तुम लोगों से कोई मुफेद के बारे में पूछे तो बोल देना वो हमारी कार से उतरकर चला गया था, उसके बाद हमने इसको नहीं देखा। तभी एफए भाई कहते हैं, तू कार ले और चला जा, लेकिन साथ में इन दोनों की बॉडी को भी ले जा, अपने दोस्त को हम खुद देख लेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं जब निहात शहर से बाहर जा रहा था तो नाके पर वो देख लेता है कि एक पुलिस वाला उनको देखकर किसी के पास फोन कर रहा है। फिर वो जल्दी से अपनी कार घुमा लेता है, लेकिन रास्ते में उसको स्पेक्ची के आदमियों की एक कार दिख जाती है। फिर वो अपने बेटे को नीचे झुकने के लिए कहता है और बचकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग निहात पर गोलियां बरसा देते हैं, जिसमें एक गोली निहात को लग जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और वो उनसे बचकर निकल जाता है। फिर वो अपनी कार को साइड में लगाकर खुद छुप जाता है और जैसे ही माफिया का आदमी उसकी कार की तलाशी लेने के लिए आता है, निहात उस आदमी को ठोक देता है। दूसरी तरफ अजगर, सलीम और भाईजान अपनी और उन गुंडों की कार लेकर वहां से चले जाते हैं और मुफीद की लाश को उस जगह पर ही छोड़ देते हैं। रास्ते में एफए भाई बिल्लू को बताता है कि मुफीद की जान मेरी वजह से गई है, पैसे छुपाते वक्त मैंने ही उसको कहा था यहाँ किसी को भी मत आने देना। बिल्लू कहता है, भाई हम दोनों में कोई फर्क है क्या? हम दोनों से ही पाप हो गया। फिर एफए भाई कहते हैं, अब से इस बात का ध्यान रखना, हमारी वजह से कोई भी मरना नहीं चाहिए। फिर वो लोग कार से बाहर निकलते हैं और चाबी को दूर फेंक देते हैं और अपनी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अजगर अपनी बेटी को रिसीव करने के लिए जाता है, जो कि उससे मिलने के लिए ही वहां पर आई थी। फिर जब वो उसको साथ लेकर जाने लगता है तो उसके पास निहात का फोन आता है और वो बताता है कि मुझे गोली लगी है, जल्दी से मेरे पास आओ। दूसरी तरफ एफए भाई सलीम और उसकी पत्नी को एक होटल में छोड़ देते हैं ताकि वो हर मुसीबत से दूर रहे और खुद बिल्लू के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर वो देखते हैं कि गैराज का दरवाजा पहले से ही खुला है। फिर जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं निहात घायल अवस्था में वहां पर लेटा हुआ है। निहात कहता है, मुझे गोली लगी है, डॉक्टर की जरूरत है, उसी डॉक्टर को बुलाओ जिसने अजगर का इलाज किया था। लेकिन एफए भाई कहते हैं, वो लोग तो जा चुके, अब तक बहुत दूर निकल चुके होंगे। फिर निहात का बेटा यूसुफ उनके आगे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मेरे बाबा को बचा लीजिए, इनको हॉस्पिटल लेकर जाइए। लेकिन एफए भाई अजगर की तरफ इशारा कर देते हैं कि सलीम की वाइफ को तो नहीं बुला सकते। फिर अजगर निहात को अपने साथ ले जाने लगता है और उसके बेटे को कहता है, तू यहीं पर रुक। निहात भी यूसुफ को कहता है, बेटा जो भी ये कहें इनकी बात मान लो। फिर एफए भाई भी उसके साथ जाने लगते हैं। रास्ते में एफए भाई पूछते हैं, तेरा क्या प्लान है? क्या तू सच में इनको हॉस्पिटल लेकर जा रहा है? फिर तुम्हारे साथ क्या होगा जब पुलिस वाले तुमसे सवाल जवाब करेंगे? और अगर तू इनको छोड़कर भाग आया तो पुलिस तुझे कुत्तों की तरह सूंघती हुई तेरे पास पहुंच जाएगी। क्या जिंदगी भर पैसों को लेकर तू यूं ही भागता फिरेगा? अजगर कहता है, तो तू ही बता दे मैं क्या करूं। फिर एफए अजगर की तरफ बंदूक तानते हुए कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे साथ क्या होगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं निहात कार के पीछे वाली सीट पर लेटा लेटा तड़प रहा था, लेकिन वो दोनों उसको हॉस्पिटल नहीं लेकर जाते क्योंकि वहां पर जाकर ये पुलिस के मामले में फंस सकते थे और इनको ढेर सारे झूठ भी बोलने पड़ते। तभी निहात अपना दम तोड़ देता है। फिर जब वो घर जाते हैं तो यूसुफ के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है कि मेरे पापा को मरने के लिए क्यों छोड़ आए। फिर बिल्लू एफए भाई से पूछने के लिए बाहर आता है कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, लेकिन भाई की खामोशी देखकर वो समझ जाता है कि जरूर इसी में हमारी भलाई होगी। तभी अंदर अजगर यूसुफ को समझाने की कोशिश करता है कि एक ना एक दिन तो ये दिन सभी को फेस करना पड़ता है, हमने भी अपने बाबा को खोया था। फिर वो यूसुफ से उसका फोन मांगता है क्योंकि उसको यूसुफ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। यूसुफ पूछता है कि मेरे बाबा का कितना रुपया था। अजगर कहता है टोटल 4 मिलियन था और उन लफंगों को देने के बाद 3.5 मिलियन बचा है। यूसुफ कहता है पागल समझा है क्या, मेरे बाबा 4 मिलियन के लिए इतना बड़ा रिस्क कभी भी नहीं उठाते। मैंने उनको बात करते हुए सुना था कि टोटल 12 मिलियन थे।
इस समय बिल्लू बाहर भाईजान से बात कर रहा था कि हमें अपने दोस्त की लाश को दफनाना होगा पूरी दुआओं के साथ। तभी अजगर बाहर आता है और गुस्से में कहता है, तुम लोगों ने मुझे भूतिया समझा है क्या? तुम्हारे पास 12 मिलियन थे, बताओ 4 मिलियन और कहाँ है? फिर उन सब में हाथापाई हो जाती है। फिर बिल्लू उन दोनों की लड़ाई छुड़वाता है और एफए भी बता देता है कि टोटल 12 मिलियन थे, 4 निहात के, 4 तुम्हारे और 4 हमारे। फिर अजगर कहता है 4 मिलियन से पेट नहीं भरा था जो तूने मुझसे 1 मिलियन और ऐंठ लिए। एफए कहता है तो क्या हुआ, तुझे बॉर्डर पार करवाने गए थे, वहां हमें गोली भी लग सकती थी और जितना तुझे पता था हमने तुझे उतने रुपए तो दे दिए ना, फिर क्यों लड़ रहा है? तभी नेक्स्ट डे जब एफए और बिल्लू घर पर सो रहे थे तो मुफेद की माँ उसको ढूंढते हुए वहां पर आ जाती है। उनके साथ में पुलिस वाला दोस्त तुरगत भी था। फिर बिल्लू दरवाजा खोलता है और पूछने पर बताता है कि हमने कल शाम के बाद मुफेद को नहीं देखा। तुरगत कहता है चाची ने कल गोली चलने की आवाज सुनी थी, पता नहीं मुफेद कहाँ चला गया। आसपास के लोगों ने भी उसको गायब होने से पहले सलीम की कार में देखा था। बिल्लू कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उसको ढूंढने के लिए निकलता हूँ। फिर जाते जाते तुरगत कहता है तुम्हारे जीजा ने एफए भाई के खिलाफ कंप्लेंट की है, इसलिए भाई को बोल देना वो एक बार पुलिस स्टेशन आ जाए। फिर दरवाजा बंद करने के बाद बिल्लू खूब रोता है क्योंकि मुफेद उसका बचपन का दोस्त था। तभी एफए भाई कहते हैं हम मुफेद को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते और ना ही उसको बिना रीति रिवाजों के दफना सकते, कुछ तो दिमाग लड़ाना होगा। फिर वो लोग अपने पुराने घर पर जाते हैं और अपने दोस्त के लिए दुआ पढ़ते हैं। फिर वो दोनों उसकी बॉडी को लेकर एक खाली मैदान में पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने रात को निहात की लाश को फेंका था। फिर घर जाने के बाद एफए भाई अपने ट्रक में कुछ जरूरी सामान रखते हैं जैसे कुर्सी, गद्दे और खाने पीने का सामान, क्योंकि उनको पता था कि आगे चलकर हालात बिगड़ने वाले हैं। सलीम पूछता है आप ये सब क्या कर रहे हो? एफए भाई कहते हैं मैं तुम दोनों को इस्तांबुल छोड़ दूंगा और खुद कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाऊंगा, क्योंकि माफिया अपने पैसे ढूंढने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। और वैसे भी कल रात के बाद मैं सिर्फ चोर नहीं रह गया, एक कातिल भी बन गया हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं एक ईसा नाम का डिटेक्टिव जैनब के पास जाता है और कहता है मुझे आपके पिकअप ट्रक के बारे में कुछ बात करनी है। फिर वो दोनों साथ बैठी लड़की को वहां से जाने के लिए कहते हैं। जब वो बाहर जाती है तो वहां उसको बिल्लू भी मिल जाता है। फिर वो बिल्लू को बता देती है कि कोई पुलिस वाला तुम्हारी बहन से पिकअप ट्रक के बारे में पूछताछ कर रहा है। ये बात पता लगने के बाद बिल्लू वहां से खिसक लेता है। दूसरी तरफ अजगर की बेटी सोफिया जब न्यूज देख रही थी तो उसको एक न्यूज दिखाई देती है कि एक जगह पर निहात और मुफीद दोनों मरे हुए मिले हैं। जरूर इन दोनों ने एक दूसरे को मारा होगा, लेकिन क्यों? तभी डिटेक्टिव ईसा पूछताछ करता हुआ बिल्लू के गैराज में भी पहुंच जाता है और फिर अजगर यूसुफ को छुपने के लिए कहता है और खुद अपनी बेटी से दरवाजा खुलवाता है। दरवाजा खोलते ही सोफिया पूछती है क्या बात है? ईसा पूछता है बिल्लू कहाँ है? फिर सोफिया कहती है किसी की कार खराब हो गई थी, उसी को ठीक करने के लिए गए हैं। तभी यूसुफ भी मौके पर चौका मार देता है और चुपचाप अपनी जैकेट पहनकर बाहर चला जाता है और जाते जाते सोफिया को कहता है कि मैं अभी आता हूँ और वहां से खिसक लेता है। फिर ईसा भी ये कहकर चला जाता है कि बिल्लू आए तो कह देना एक बार पुलिस स्टेशन में आ जाए। फिर पुलिस वाले के जाते ही अजगर यूसुफ का पीछा करने लगता है, लेकिन यूसुफ वापस अजगर के हाथ नहीं आना चाहता था, इसलिए वो भाग जाता है। लेकिन तभी वो एक ट्रक वाले से लिफ्ट मांगता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इस ट्रक के अंदर एफए बैठा हुआ है। फिर एफए भी उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन यूसुफ फुर्तीला था इसलिए वो हाथ से निकल जाता है। तभी आगे चलकर एफए को बिल्लू मिल जाता है जो कि मुफेद की माँ के साथ था। फिर जैसे ही चाची सलीम को देखती है तो वो उससे पूछने के लिए चली जाती है कि कल रात तुमने मुफीद को कहाँ छोड़ा। इतने में वहां पर उसका दोस्त तुरगत भी आ जाता है और पूछता है चाची कहाँ है? उनके बेटे की लाश मिली है। इतने में यूसुफ भी घूमता घुमाता वहां पर पहुंच जाता है और एक रेस्टोरेंट में जाकर अपने फोन को चार्ज करने लगता है। फिर फोन ऑन होते ही वो कैनर के पास अपनी लोकेशन भेजता है और लिखता है प्लीज सेव मी। दरअसल उसने ये मैसेज अपने सुतेले चाचा कैनर के पास भेजा था जो कि इस समय उसके पिता की लाश के पास ही खड़ा हुआ था। फिर कैनर अपने आदमियों के साथ उसको लेने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट का मालिक यूसुफ से पूछता है तू कौन है बे और यहाँ क्या कर रहा है? यूसुफ कहता है कि मैं अपना फोन चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसके बदले आपको पैसे दे दूंगा। फिर जब वो अपना पर्स निकालता है तो रेस्टोरेंट ओनर उसका पर्स छीनकर आईडी चेक करने लगता है जिसमें लिखा हुआ था यूसुफ स्पेक्ची, लेकिन यूसुफ अपना पर्स छीनकर भाग जाता है। फिर रेस्टोरेंट ओनर आवाज लगाकर कहता है तुरगत वो स्पेक्ची का आदमी है, भाग रहा है, पकड़ो उसे। फिर वो सब लोग अगेन यूसुफ के पीछे पड़ जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद वो एक ट्रॉली के अंदर छुप जाता है, लेकिन तुरगत उसको देख लेता है लेकिन चुप रहता है और अपने साथियों को कहता है तुम लोग इस मामले में मत पड़ो, पुलिस खुद देख लेगी। लेकिन तभी सलीम यूसुफ को पकड़ लेता है और
फिर वो सब उसको कार में बिठाकर ले जाने लगते हैं। लेकिन कार में बैठते ही यूसुफ सब कुछ बक देता है कि इन लोगों के पास स्पेक्ची का पैसा है और इन्होंने ही मेरे बाबा को मारा है। जल्दी से मुझे पुलिस स्टेशन लेकर चलो, वरना ये लोग मुझे भी मार देंगे। तुर्गत कहता है, भाई आप पागल हो गए हो क्या, जो आपने स्पेक्ची का पैसा लूट लिया? कम से कम मुझे तो बता देते, वो लोग आपकी फैमिली को मिटा देंगे। चलो अब सब लोग मेरी गाड़ी से फूट लो और इस लड़के को भी साथ ले जाओ, मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतने में वहाँ पर स्पेक्ची का भाई कैनर आ जाता है। बिल्लू कहता है, तू पुलिस वाला होकर डर क्यों रहा है, जाकर उनका सामना कर। लेकिन तुर्गत कहता है, कैसे सामना करो भाई, मैं तो खुद इनके लिए काम करता हूँ। तभी यूसुफ भी काबू से बाहर हो जाता है और बिल्लू और सलीम को पीटकर कैनर के पास भाग जाता है। फिर उन सब में गोलीबारी शुरू हो जाती है और एक गोली पुलिस वाले तुर्गत को भी लग जाती है। फिर कैनर यूसुफ को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इतने में वहाँ पर और पुलिस वाले भी आ जाते हैं और उनको देखकर एफे और बिल्लू अपनी अपनी गन छुपा लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं अजगर अपनी बेटी को कहता है, तुम यहाँ से जाओ, मैंने तुम्हारे बैग में $8,000 रखे हैं और होटल का 1 हफ्ते का किराया भी भर दिया है, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। फिर वो अपनी बेटी को प्यार देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ क्राइम सीन पर घायल लोगों की मरहम पट्टी की जाती है और एक पुलिस वाला सलीम का इलाज करने के लिए उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है क्योंकि उसकी नाक टूट चुकी थी। दूसरी तरफ सोफिया जिस बस में जा रही थी, कैनर उस बस को रुकवा लेता है और सोफिया को किडनैप कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं पैम्बो नाम का करप्ट पुलिस वाला बेगम के पास आता है और कहता है, हमें आपका बयान लेना है, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। बेगम कहती है, एक बार मेरे हस्बैंड को आ जाने दो। लेकिन पैम्बो कहता है कि उनको अभी समय लगेगा, तब तक आप अपने बयान देकर वापस भी आ जाओगी। फिर जब सलीम अपनी नाक का इलाज करवा के बाहर आता है तो अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसको हॉस्पिटल में नहीं मिलती। तभी वहाँ पर एक और पुलिस वाला आता है और कहता है, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा, आपकी वाइफ भी वहीं पुलिस स्टेशन में ही है। इस समय एफे, बिल्लू और वो होटल वाला सब जेल में थे। फिर सीनियर ऑफिसर ईसा को कहता है, उन लोगों को जाने दो, उन सब के बयान मैच करते हैं, इसका मतलब वो सभी बेकसूर हैं। लेकिन ईसा उनके पास आता है और कहता है, आज रात तुम सभी यहीं सड़ोगे। अगले सीन में हम देखते हैं सलीम इस समय स्पेक्ची के घर पर बैठा था, जबकि उसको पुलिस स्टेशन में होना चाहिए था। फिर वो लोग अजगर की बेटी को भी पकड़कर वहां पर ले आते हैं। तभी कैनर सलीम के पास आता है और उसको कॉलर से पकड़कर बाहर ले जाता है। फिर वो यूसुफ को आवाज लगाता है क्योंकि यूसुफ ने रास्ते में सब कुछ बता दिया था कि कैसे इन लोगों ने मेरे पिता को मरने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही यूसुफ वहां पर आता है तो कैनर उसको गन देते हुए कहता है, ले ठोक दे इसको। लेकिन यूसुफ कहता है, ये सब मुझसे नहीं होगा। फिर यूसुफ उसको कहता है, प्लीज आप इसको जाने दीजिए। लेकिन कैनर उसके भेजे में गोली मार देता है और कहता है, ले जाने दिया। 7th एपिसोड में हम देखते हैं ईसा नाम का पुलिस वाला एफे भाई के पास आता है और बताता है कि तुम्हारा भाई सलीम हॉस्पिटल से भाग गया। एफे कहता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। फिर ईसा कहता है, अगर तुम मुसीबत से बचना चाहते हो तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो। स्पेक्ची क्यों नहीं चाहता कि तुम्हें कोई वकील मिले? फिर एफे कहता है, क्योंकि मैंने उसका पैसा चुराया है, वो पैसा जो उसने गलत तरीके से कमाया था। मुझे वो पैसे कहीं पर पड़े हुए मिले और मैंने उठा लिए और इसका सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ और किसी का कोई लेना देना नहीं है। ऑफिसर प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मेरे भाई को ढूंढना है। फिर पीछे बैठा होटल वाला पूछता है कि मुफीद कैसे मरा? एफे कहता है, वो मुझे ही बचाते बचाते मर गया। फिर ईसा पूछता है, क्या निहात को तूने मारा था? एफे कहता है, उसको तो स्पेक्ची ने मारा है क्योंकि उसने गद्दारी की थी। प्लीज तुम मेरे भाई को ढूंढो, फिर जो भी तुम कहोगे मैं वही करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं अजगर जब अपने पैसे लेकर बॉर्डर पार करने के लिए फिर से उस नदी के पास जाता है तो उसके पास उसकी बेटी के फोन से माफिया का फोन आता है और वो कहता है, तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। दूसरी तरफ बिल्लू एफे भाई को बताता है कि अजगर का फोन आया था, स्पेक्ची ने उसकी बेटी को उठा लिया है। इतने में अजगर भी वहां पर आ जाता है। फिर वो सभी अजगर की कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। रास्ते में एफे अजगर को कहता है, मेरी स्पेक्ची से बात करवाओ क्योंकि मेरा भाई भी उसके कब्जे में है, जरूरत पड़ी तो मैं सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। अजगर कहता है, अगर हम सारा पैसा देकर तुम्हारे भाई और मेरी बेटी को बचा ले तो भी वो हम सबको मार डालेगा। फिर अजगर अपनी बेटी के फोन पर कॉल करता है और स्पेक्ची से बात करता है।
स्पेक्ची कहता है अगर तू मुझे कह देता कि तू मेरे लिए जेल गया था और बदले में तुझे पैसे चाहिए तो मैं तुझे मालामाल कर देता, लेकिन तुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं तुझे मारूंगा नहीं क्योंकि तू मुझे पसंद है। अब तू शाना बन और मेरे पैसे वापस कर दे और अपनी लाडली को यहाँ से ले जा। तभी एफए बीच में बोल पड़ता है कि मेरा भाई कहाँ है। स्पेक्ची कहता है तुझे पता था ना ये पैसा मेरा है, फिर भी चुरा लिया, तेरी हिम्मत को मानना पड़ेगा। एफए कहता है पैसे ले लो और मेरे भाई को छोड़ दो, लेकिन स्पेक्ची कहता है उसको तो हमने कब का छोड़ दिया, क्यों अभी तक मिला नहीं? अभी एक काम करो, अपना सारा पैसा वहीं पर छोड़ दो और चुपचाप निकल जाओ। तभी हम देखते हैं स्पेक्ची के आदमी सलीम की लाश को बीच बाजार फेंक कर चले जाते हैं। फिर उसको देखने के लिए आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर एफए भी आ जाता है और अपने भाई की लाश को देखकर सुन्न हो जाता है। बेगम भी उसकी लाश से लिपट कर खूब रोती है। फिर पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। एफए, बिल्लू और अजगर तीनों रूम के अंदर बैठकर सलीम की मौत पर बहुत अफसोस करते हैं। बेगम भी अपने हस्बैंड की फोटो और वीडियो देखकर खूब रोती है। तभी अजगर हिम्मत करके एफए भाई को कहता है मेरी बेटी अभी भी उनके कब्जे में है और तू जानता है वो लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए प्लीज बता दे पैसा कहाँ पर है। लेकिन तभी वहाँ पर बेगम आती है और खुद की जान लेने की कोशिश करती है। फिर बिल्लू जल्दी से उसकी गन छीन लेता है और एफए उसको गले से लगाकर हौसला देता है कि जाने वाला तो चला गया लेकिन हमें जीना ही होगा। अब देखना मैं उन सब की नाक में दम कैसे करूंगा। फिर जब वो बाहर जाने लगता है तो अजगर कहता है तुम पुलिस के पास मत जाना, मेरी बेटी अभी भी उनके ही पास है, बस एक बार मैं उसको छुड़वा लूं, फिर चाहे जो मर्जी करना। लेकिन एफए उसकी बातों को इग्नोर करके बाहर चला जाता है। फिर वो ईसा से जाकर पूछता है ये सब कैसे हो गया, मेरा भाई तो पुलिस स्टेशन गया था ना। फिर ऑफिसर ईसा कहता है मुझे भी नहीं पता, मेरी मानो तो एक अच्छा सा वकील कर लो और किसी पर भी भरोसा मत करना, डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे लोग उसके लिए ही काम करते हैं। फिर वो एफए का फोन लेकर अपने नंबर पर उसकी लाइव लोकेशन सेंड कर लेता है ताकि ईसा को पता रहे कि एफए कहां कहां घूम रहा है। फिर रात को वो सभी सलीम को याद करके उसके नाम पर एक एक बियर पीते हैं। अजगर कहता है सलीम कहीं भी नहीं गया, वो अब भी हमारे ही साथ है। तभी बेगम का जी घबरा जाता है और उसको उल्टी आ जाती है। फिर एफए भाई कहते हैं अब बहुत हो गया अजगर, कल मैं तुम्हें हमारा सारा हिस्सा लाकर दे दूंगा और फिर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, तुम जाकर अपनी बेटी को बचा लेना। बिल्लू कहता है भाई एक बार फिर से सोच लो। एफए कहता है इस पैसे ने हमें दिया ही क्या है, बल्कि छीना ही छीना है, दोस्त छीन लिया, भाई छीन लिया, अब कम से कम इसकी बेटी को तो बचा लें। फिर बिल्लू भी पैसे देने के लिए मान जाता है। ये बात सुनकर अजगर उन दोनों को गले से लगा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर ऑफिसर ईसा आ जाता है और उसको देखकर अजगर अपनी गन निकाल लेता है। लेकिन फिर एफए दोनों को शांत करवाता है और पूछता है क्या तुमने हॉस्पिटल के फुटेज चेक किए? ईसा बताता है हाँ किए थे। वो अकेला ही हॉस्पिटल से बाहर आया और एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में बैठकर चला गया। अब तो मुझे भी इस केस से हटा दिया गया है। फिर एफए अजगर को ये कहकर चला जाता है कि मैं कल पैसे लेकर आऊंगा। फिर एफए भाई बेगम को होटल में छोड़कर खुद ट्रक में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी जब सुबह होती है तो बेगम भाईजान को उठाने के लिए आती है और कहती है मेरे पास एक प्लान है। फिर जब वो सभी तय की हुई जगह पर मिलते हैं तो एफए अजगर को अपने पैसे देने से मना कर देता है और कहता है मैंने अपना प्लान बदल दिया है, अब मैं उनसे बदला लेकर ही रहूंगा। ये बात सुनकर अजगर को गुस्सा आ जाता है और कहता है पहले मुझे मेरी बेटी को बचा लेने दे, तेरे भाई का बदला बाद में मिलकर ले लेंगे। लेकिन एफए उसको साफ साफ मना कर देता है। फिर बेगम ईसा से पूछती है मुझे हॉस्पिटल में लेने के लिए कौन सा पुलिस ऑफिसर आया था? ईसा बताता है उसका नाम पैम्बो है। फिर वो दोनों अपना ट्रक लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर अजगर स्पेक्ची के पास वीडियो कॉल करता है और अपनी बेटी से बात करवाने के लिए कहता है। जिस समय वो दोनों वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे ईसा उनकी वीडियो कॉल की वीडियो बना लेता है ताकि उनके पास सबूत आ जाए कि अजगर की बेटी सच में स्पेक्ची ने ही किडनैप की है और वो सारा काला पैसा स्पेक्ची का ही है। फिर वो उन पैसों के पास जाता है जो उसने पिकअप ट्रक के अंदर छुपा रखे थे और एक गुट्टी के बीच में ट्रैकिंग डिवाइस छुपा देता है। फिर अजगर एक ट्रैकिंग डिवाइस खुद ले लेता है और जब स्पेक्ची के आदमी उसको लेने के लिए आते हैं तो वो डिवाइस उनकी कार में चिपका देता है। फिर वो लोग अजगर का मुंह ढककर उसको अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी डिटेक्टिव अपना कैमरा बिल्लू को दे देता है और कहता है जो भी पैसे लेने के लिए आए उसकी वीडियो बना लेना, मैं अजगर का पीछा कर रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं बेगम करप्ट पुलिस ऑफिसर पैम्बो को अपनी बातों में उलझाती है और एफए भाई उसको 2 फटके लगाकर किडनैप कर लेते हैं।
फिर वो उस पुलिस वाले को ट्रक में ले जाकर बंद कर देते हैं और बेगम को अपनी हिफाजत के लिए एक गन भी देते हैं। दूसरी तरफ ईसा भी पता लगा लेता है कि वो लोग अजगर को लेकर किस घर में गए हैं। तभी हम देखते हैं कि एफए भाई अपना ट्रक लेकर एक सुनसान जंगल में चले जाते हैं और उसको पेड़ों के बीच में पार्क कर देते हैं। तभी उनके पास बिल्लू का फोन आता है और वो पूछता है इस वक्त आप कहाँ हो। एफए कहता है मेरे पास पैम्बो है और तू इस मामले से दूर रह। लेकिन फोन काटने के बाद बिल्लू अपनी बहन जैनब के पास फोन करता है और कहता है मैं तेरे पास एक लोकेशन भेज रहा हूँ, तू जल्दी से वहाँ पर पहुँच। दूसरी तरफ ईसा स्पेक्ची के घर की फोटो खींचकर अपने सीनियर के पास भेजता है। फिर जैसे ही उसके सीनियर का फोन आता है तो ईसा अपने सीनियर को बताता है कि इस समय घर के अंदर 2 होस्टेज और बहुत सारे गुंडे मौजूद हैं और प्लीज ये बात आपकी हियरिंग से बाहर नहीं जानी चाहिए। तभी हम देखते हैं स्पेक्ची अजगर के पास आता है और कहता है मैं चाहकर भी तुमसे नफरत नहीं कर सकता क्योंकि तू मेरे लिए जेल गया था। चल अब बता दे पैसा कहाँ है, तू खाली हाथ क्यों आया। अजगर कहता है क्योंकि मुझे तुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अब सबसे पहले तू मेरी बेटी को किसी महफूज जगह पर छोड़ेगा, फिर मैं उससे वीडियो कॉल पर बात करूंगा और सब कुछ सही रहा तो मैं तुझे तेरे $12 मिलियन लौटा दूंगा। दूसरी तरफ एफए अपने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है और पैम्बो को टॉर्चर करने लगता है। फिर वो पैम्बो का फोन निकालता है और उसका पासवर्ड पूछता है। मार खाने के बाद वो पासवर्ड बता देता है। फिर जब एफए उसका फोन ऑन करने के बाद मैसेज चेक करता है तो देखता है कि उसने किसी के पास एक मैसेज भेजा हुआ है कि हम हॉस्पिटल से निकल चुके हैं। पैम्बो कहता है हाँ मैं मिला हुआ हूँ उनके साथ, अब बताओ क्या करोगे, क्या एक पुलिस वाले को मारोगे। तभी बेगम बाहर से नॉक करती है और एफए अपना फोन लेता है और रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता है। फिर जब वो बाहर जाता है तो बेगम बताती है एक गाड़ी हमारी ही तरफ आ रही है। एफए कहता है तुम कॉटेज के अंदर चली जाओ, मैं देखता हूँ कौन आया है। लेकिन उस गाड़ी के अंदर कोई और नहीं बल्कि अपना बिल्लू आया था। वो एफए को कहता है भाई तू चुप रहना, बोलना मत, मैंने सोच लिया और फिर मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे पास आ गया। फिर एफए उसको गले से लगा लेता है क्योंकि यही तो है सच्चा दोस्त। दोस्तों इनकी दोस्ती के नाम एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी। फिर वो दिखाता है भाई मैं अपना हिस्सा भी वापस ले आया। फिर वो सभी आग जलाकर बैठ जाते हैं। तभी कुछ देर बाद ट्रक के अंदर से आवाज आती है मुझे पानी चाहिए। फिर एफए पानी लेकर ट्रक के अंदर पहुंच जाता है और उसको पिला देता है। पैम्बो कहता है मुझे सच में नहीं पता था कि वो लोग तुम्हारे भाई को मार डालेंगे। एफए कहता है तो तूने क्या सोचा था वो उसको प्यार करेंगे। अब तू मेरा एक काम करेगा, तू स्पेक्ची के भाई कैनर को एक वॉइस मैसेज भेजेगा। लेकिन जब मैम्बो मना करता है तो एफए उसके पैर में एक गोली ठोक देता है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कैनर अपने भाई स्पेक्ची को एक ऑडियो सुनाता है जो कि पैम्बो ने भेजी थी। पैम्बो कहता है भाई आपकी गैंग में सिर्फ निहात ही गद्दार नहीं था बल्कि और भी है। अब पुलिस को भी तुम्हारे अड्डे के बारे में पता चल गया है, वो कभी भी आती ही होगी। ये बात सुनते ही स्पेक्ची अजगर और उसकी बेटी को किसी और जगह पर ले जाने लगता है और अपने आदमियों को ये जगह खाली करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ बिल्लू एफए भाई से पूछता है भाई आपने उसको गोली मार दी। फिर एफए भाई कहते हैं क्या मैं उसको पार्टी करने के लिए लाया था। बेगम पूछती है तो हमारे प्लान का क्या हुआ। बिल्लू कहता है हाँ भाई मुझे भी प्लान बताओ, मुझे ये तो पता चले कि हम किस किस की बैंड बजाने वाले हैं। एफए बताता है कि मैं पैम्बो का कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा था, अब मैं खुद को पुलिस के हवाले करने वाला हूँ और सारा इल्जाम मैं खुद पर ले लूंगा। बिल्लू कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो भाई, मैं तुम्हें अकेले हीरो नहीं बनने दूंगा। एफए कहता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती, हम लोग हार गए हैं, अब तक हमने जो भी फैसले लिए वो सब गलत थे। फिर जब एफए वहां से जाने लगता है तो बिल्लू साथ वाली सीट पर आकर बैठ जाता है क्योंकि बिल्लू भाई का एक ही रूल है, जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई दोस्त है तो कमेंट में उसका नाम लिखकर वीडियो उसके पास शेयर कर देना, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। तभी कुछ देर बाद बेगम जैनब से कार की चाबी मांगती है और कहती है मैं वो छुपाए हुए पैसे लेने के लिए जा रही हूँ। फिर जैनब उसको एक राज की बात बताती है कि मैं अब कभी भी घर नहीं जा सकती क्योंकि मैं अपने शोहर को कोल्ड ड्रिंक में कुछ केमिकल मिलाकर देकर आई हूँ ताकि फूड पॉइजनिंग के कारण उसकी मौत हो जाए। वो जहर धीरे धीरे उसको मार देगा। दरअसल ये उससे तंग आ चुकी थी क्योंकि एक तो वो कोई काम नहीं करता था और ऊपर से हर रोज इसको मारा भी करता था। दूसरी तरफ एफए भाई बिल्लू को समझाता है कि तू मुझे अकेला छोड़कर चला क्यों नहीं जाता। बिल्लू कहता है मैं समझ गया, अगर तू मेरी जगह होता तो तू मुझे छोड़कर चला जाता कमीने। मेरी बात मान लेते हैं और यहाँ से खिसक लेते हैं।
तभी मैम्बो के फोन पर स्पेक्ची के आदमियों का फोन आता है और वो कहते हैं हमें बॉस ने माल लेने के लिए भेजा है, एड्रेस बताओ। लेकिन एफए कहता है जाकर कैनर को लेकर आओ, उसके बिना मैं किसी से भी बात नहीं करूंगा। फिर वो दोनों वापस अपने शहर पहुंच जाते हैं और सड़क के किनारे ट्रक को रोककर खड़े हो जाते हैं। तभी बिल्लू के फोन पर ऑफिसर ईसा का फोन आता है और वो पूछता है क्या अब तक कोई भी पैसे लेने के लिए नहीं आया। एफए कहता है कोई नहीं आया और फिर वो फोन काट देता है। फिर एफए कहता है भाई बिल्लू तू सही बोल रहा था, हम दोनों की माफिया के आगे औकात ही क्या है और वो एक दो पुलिस ऑफिसर इतनी बड़ी गैंग को कैसे पकड़ेंगे, वो तो साले खुद ही हमसे हेल्प मांग रहे हैं। फिर वो बिल्लू को एक प्लान बताता है कि जब उन लोगों को पैसा मिल जाएगा तो वो लोग अजगर की बेटी को छोड़ देंगे। फिर जैसे ही ये काम हुआ हम उन पैसों को आग के हवाले कर देंगे। बस एक यही तरीका है उनसे बदला लेने का, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। फिर वो बिल्लू को कहता है अगर तू सच में मेरी हेल्प करना चाहता है तो एक काम कर, मेरे घर से मेरी पुरानी कार उठा कर ला और उसमें तेल की टंकी फुल करवा देना। फिर वो कार लेकर तुम पैसे वाले पिकअप के पास पहुंच जाना और कार के अंदर ही बैठे रहना, क्योंकि इतने बड़े ट्रक को भीड़ी भीड़ी गलियों में से भगा पाना मुश्किल होगा। बिल्लू कहता है भाई ये काम करते वक्त मेरी फट रही है, लेकिन तूने कहा है करना तो पड़ेगा ही। अगले सीन में हम देखते हैं स्पेक्ची के आदमी सोफिया को बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए जाते हैं और कार से नीचे उतरने से पहले अजगर से वीडियो कॉल करवाते हैं। अजगर कहता है जहां मैंने तुझे बताया था तू वहीं पर चली जा और आधे घंटे बाद मेरे पास वीडियो कॉल करना। फिर फोन काटने के बाद अजगर स्पेक्ची को कहता है तेरा ये गंजा भाई पैसे मिलने के बाद वापस तो आएगा ना, कहीं भाग तो नहीं जाएगा। ये बात सुनकर कैनर हंसने लगता है और माल लेने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जैसे ही बिल्लू ट्रक से उतरकर चला जाता है तो एफए के पास सोफिया का फोन आता है और वो कहती है कि आपने ट्रक में पूरे पैसे तो रख दिए थे ना, मेरे बाबा अभी भी उन लोगों के कब्जे में है। अगर आपने वहां पर पूरा पैसा नहीं रखा तो वो लोग मेरे बाबा को मार डालेंगे। एफए भाई कहते हैं मेरी बात ध्यान से सुन लड़की, मेरा तेरे बाबा से कोई लेना देना नहीं है, भलाई इसी में है, तू किसी सेफ जगह पर चली जा क्योंकि यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला, हम भी नहीं। दूसरी तरफ जैनब और बेगम जैनब के घर पर जाते हैं और वहां पर जाते ही जैनब का शौहर उसकी आंखों के सामने ही दम तोड़ देता है। फिर वो पुलिस में फोन करके कंप्लेंट करती है कि मेरे शौहर को फूड पॉइजनिंग हो गई है और शायद उनकी डेथ भी हो गई है। ये सब देखकर बेगम का दिल घबराने लगता है और वो वहां से बाहर आ जाती है। लेकिन तभी वहां पर रोते रोते नीली भी आ जाती है जो कि जैनब के रेस्टोरेंट में ही काम किया करती थी। वो पूछती है एफए ठीक तो है ना, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। दरअसल इसकी एफए के साथ मैरिज हुई थी जो कि ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई क्योंकि एफए जैनब को चाहता था और नीली एफए को। साली सबकी तारें आपस में जुड़ी हुई हैं। फिर बेगम जैनब को कहती है जल्दी आओ हमें जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि एफए भी अपना ट्रक लेकर मोहल्ले में पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसकी नजर ईसा पर पड़ती है जो कि माफिया के लोगों का इंतजार कर रहा था। उसको देखकर एफए छुप जाता है और वहां से दूसरी गली में चला जाता है। इतने में कैनर भी वहां पर पहुंच जाता है और अपने भाई के पास वीडियो कॉल करके कहता है अजगर को फोन दो। फिर अजगर फोन पर उसको रास्ता बताता है। इस समय एफए भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। तभी कुछ ही देर में कैनर पैसों वाले ट्रक के पास पहुंच जाता है और इस समय ऑफिसर ईसा अपने कैमरे में उसकी वीडियो शूट कर रहा था। कैनर कहता है यहाँ तो सिर्फ 6 मिलियन है, बाकी कहाँ है। फिर स्पेक्ची अजगर के कान के नीचे एक चमाट देता है और कहता है ये क्या बकवास है, बाकी के पैसे कहाँ गए। अजगर कहता है पहले तू मुझे यकीन दिला कि पैसे मिलने के बाद मैं जिंदा रहूंगा, तभी मैं तुझको बाकी के पैसों के बारे में बताऊंगा। फिर स्पेक्ची अपने भाई को कहता है तू अपनी कार वहीं पर छोड़ दे और ये ट्रक लेकर यहाँ पर आ जा, तुम्हारी कार अपने दूसरे आदमी ले आएंगे। फिर जब कैनर पैसों वाली गाड़ी लेकर जाने लगता है तो एफए अपना ट्रक लेकर वहां पर आ जाता है और रास्ता रोक लेता है। फिर वो ट्रक से बाहर निकलकर गंजे पर गोलियां चला देता है। अब पुलिस वाला भी अपना कैमरा कार के बोनेट के ऊपर रखकर एफए को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन इतने में वहां पर स्पेक्ची के और भी आदमी आ जाते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। अब दोनों ही तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। फिर ऑफिसर ईसा आवाज लगाता है खुद को सरेंडर कर दो, मैं वो पुलिस वाला नहीं हूँ जो तुम्हारे टुकड़ों पर पलता हो, मेरी टीम यहाँ पर आती ही होगी। फिर कैनर कहता है हम गन्स नीचे रख रहे हैं, आकर गिरफ्तार कर लो, लेकिन एफए उसको मना करता है कि ये एक चाल है, मत जाना। लेकिन ईसा एफए की बात नहीं सुनता और उनके सामने चला जाता है।
फिर वो लोग धोखे से ईसा के ऊपर गोली चला देते हैं और उसको एक गोली लग जाती है। फिर एफए आकर उन पर गोलियां बरसाने लगता है ताकि ईसा बच जाए। वो गंजे के दोनों आदमियों को मार डालता है, लेकिन तभी उसकी गोली खत्म हो जाती है। फिर गंजा मुस्कुराते हुए बाहर आता है और जैसे ही एफए को मारने लगता है, बेगम उस पर गोली चला देती है और अपने शोहर की मौत का बदला ले लेती है। फिर वो एफए को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतने में बिल्लू भी वहां पर पहुंच जाता है और जब वो यहाँ पर मची हुई भसड़ देखता है तो कहता है, एफए यार तू कितना झूठ बोलेगा, तू मुझे कहता कुछ है और करता कुछ है, पता नहीं तेरे दिमाग में क्या चलता रहता है। तभी एफए बेगम के हाथ से गन छीनकर ईसा के हाथ में दे देता है ताकि बेगम इस इल्जाम से बच जाए। फिर वो ईसा को कहता है कि प्लीज बेगम का नाम मत आने देना, वो प्रेग्नेंट है। अगले सीन में हम देखते हैं तुर्गत सिगरेट पीने के लिए जब हॉस्पिटल से बाहर जाने लगता है तो रास्ते में वो ऑफिसर पैम्बो को देखता है जिसको अब एफए ने छोड़ दिया था। फिर जब वो बाहर आकर सिगरेट पीने लगता है तो वहां पर एक एम्बुलेंस आती है जिसमें ऑफिसर ईसा को लाया जाता है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि एफए ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड की है और जब वो वीडियो ओपन करता है तो देखता है कि इस वीडियो में एफए ने अपना कन्फेशन नोट किया है। एफए बताता है कि स्पेक्ची के भाई कैनर को मैंने ही मारा है और उसके दोनों आदमियों की मौत का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। मैंने उनको इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने मेरे भाई को मारा था। मैंने स्पेक्ची का काला पैसा चुराया जो कि उसने देश में स्मगल किया था और जब उनको अपना पैसा नहीं मिला तो उन्होंने मेरे भाई को मार डाला। इस पूरी वारदात में मेरे अलावा सिर्फ एक ही इंसान जिम्मेदार है और वो है हुसैन स्पेक्ची, जिसको सब लोग माफिया कहते हैं। पुलिस वालों ने ही मेरे भाई को मरने के लिए उसके पास छोड़ा था। छोटे मोटे कई पुलिस वाले उसके लिए काम करते हैं, लेकिन उनका सीनियर जिसका नाम फुआट उस्कान है मेन गद्दार पुलिस वाला है। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है जिससे सबको पता चल जाएगा कि वो भी हुसैन स्पेक्ची के लिए काम करता है। अब अगर इतना सच बाहर आने के बाद मैंने सरेंडर कर दिया तो मेरी आवाज दबा दी जाएगी और स्पेक्ची के बुरे गुनाह को ढक दिया जाएगा। अब तेरी यही सजा है हुसैन स्पेक्ची। मैं तेरा सारा पैसा लेकर यहाँ से जा रहा हूँ और अपने भाई के बदले मैंने तेरे भाई को भी मार डाला। मेरा इंतजार करना, हम फिर मिलेंगे। तभी यूसुफ के पास सोफिया का मैसेज आता है कि प्लीज मेरे बाबा को बचा लेना, लेकिन उसके बाबा के खुद के काम ही गोली खाने वाले थे क्योंकि वो स्पेक्ची की हालत देखकर हंस रहा था। दरअसल अजगर को भी पता था कि एक तो इसको पैसे नहीं मिले और ऊपर से इसने अपने भाई को भी गवा दिया। अब ये जिंदा तो नहीं छोड़ेगा, अब क्यों ना हंसते हंसते मरा जाए। इसलिए वो स्पेक्ची को कहता है, ओए माफिया, एक साधारण से बंदे ने तेरी खोल के ले डाली। मरने से पहले ये सब देखकर मजा ही आ गया। अब ये बात सुनते ही स्पेक्ची अजगर को शूट कर देता है। तभी मरने से पहले अजगर को अपनी बेटी की याद आने लगती है और वो खुशी खुशी मर जाता है। तभी बिल्लू और एफए नोटों से भरा हुआ एक बैग सोफिया के पास फेंक जाते हैं जो कि अजगर का हिस्सा था। तभी वहां पर यूसुफ भी आ जाता है जो कि स्पेक्ची के घर से भाग आया था। अब उम्मीद है कि ये दोनों एक साथ यहाँ से भाग जाएंगे और हमेशा एक साथ रहेंगे। लास्ट सीन में हम देखते हैं एफए, बिल्लू, उसकी बहन जैनब और बेगम ये चारों अपना देश छोड़कर इस्तांबुल जाने के लिए नदी के पास पहुंच जाते हैं और उम्मीद करता हूं कि इन्होंने सेफली नदी पार कर ली होगी। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और उससे भी अच्छी मेरी एक्सप्लेनेशन लगी हो तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर आपके पास भी बिल्लू जैसा कोई वफादार दोस्त है जो हर पल आपके साथ रहता है, दिन हो या रात हो, धूप हो या आंधियां चल रही हो, आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, तो उसका नाम कमेंट में जरूर लिखें और ये वीडियो उसके पास शेयर कर दें। मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।